नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास ऑल सब्जेक्ट ऑल मीडियम। तो हमारा जो चैप्टर चला हुआ था वो चैप्टर था आपका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। एक पार्ट हम इसका कर चुके थे, मतलब हम ये अध्याय पढ़ना शुरू कर चुके थे। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है लेसन तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सामाजिक जो विज्ञान की पुस्तक है उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ आप सभी के सभी लेसन पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो चलिए, कल हमने महासागर पढ़ लिए थे, तो आप मुझे बताइए कौन कौन से महासागर थे। तो अगर मैं साइज के हिसाब से आपको बताऊंगा क्षेत्रफल के आधार पे, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर जिसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, और उसके बाद है आपका आर्कटिक महासागर। तो पांचों महासागर के आपको नाम याद होने चाहिए और साइज के अनुसार ही इनके नाम आप याद रखिए। तो आज हम पढ़ेंगे महासागर और आपदाएं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। आपको स्टार्टिंग में पृथ्वी का मैंने एक डायग्राम दिखाया था कल, उसको आप एक बार देखना। उस पे आपको सफेद सफेद आकृतियां नजर आएंगी कि इस प्रकार, जैसे पृथ्वी है ना, तो यहाँ पे आपको ब्लू मैक्सिमम आपको नीला दिखाई देता है, और बीच में क्या आकृतियां सफेद सफेद, वो क्या है, बादल हैं। क्योंकि ऊपर से फोटो लिया गया है पृथ्वी के, तो पृथ्वी के वातावरण में क्या बादल भी, फिर नीचे पृथ्वी है तो बादलों के भी तो फोटो आएंगे। तो इस प्रकार जो सफेद सफेद आकृतियां दिखाई गई हैं वो आपके बादल हैं, और साथ में ध्यान रखना तो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे है वो क्या है, बर्फ है। जो सफेद आकृतियां दिखाई देती है वो क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं बादल हैं। वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब देखिए, अब जो मानसून आती है, मानसून वर्ड कहाँ से, आज जब मानसून का चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपकी ये भूगोल की शुरुआत हुई है। आगे जितने भी ये वर्ड आ रहे हैं, मानसून है, वर्षा, कितने प्रकार की वर्षा होती है, सारे हम ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका नाम मानसून हुआ। अब आप जो है आपको वही पढ़िए। तो इसने कहा कि मानसूनी जो वर्षा होती है ना वो आपकी भारत में होती है, जून के लास्ट से स्टार्ट होती है, जुलाई अगस्त सितंबर, और ये फसल बोने का समय होता है। कुछ फसलें ऐसी होती है जो इस टाइम उनकी बुआई कर दी जाती है और कुछ बोई जाती है। अगर ये समय पे न हो तो जो आपका कृषि का जो तंत्र है, मतलब कृषि खत्म सी हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो भारत की जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। ये कहता है कि इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, मतलब कृषि पे बहुत ज्यादा हानि होगी। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंस घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाती। इसने कहा कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए वो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, तेज हवाएं जिनको बोलते हैं चक्रवात, बहुत तेज हवाएं चलती है ना उनको चक्रवात बोलते हैं। विश्व के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों का मतलब समुद्र के किनारों से है, भी समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होता है ना उसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। यह बात आपको समझ में आई? क्या बताया गया इसमें कि जो वर्षा है वो किस प्रकार से आती है। ठीक है, अब समुद्र का इनसे क्या लेना देना है। एक अन्य प्राकृतिक आपदा आपने सुनी होगी, सुनामी, भी समुद्र में उत्पन्न होती है। मतलब जो बारिश है, बारिश का पानी कहाँ से ले जाता है, समुद्र से। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल एवं शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है भी। इसने कहा कि एक और है सुनामी, चक्रवात, तेज हवाएं चलती है समुद्र के स्तर पे बहुत ज्यादा तेज, जो आसपास के क्षेत्र उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उसी प्रकार जब समुद्र में नीचे क्या आता है, भूकंप या फिर ज्वालामुखी फटता है ना, तो जो समुद्र का पानी है वो एक हवा आंधी की तरह चलता है, और जो आसपास के जो क्षेत्र ना समुद्र के किनारों पर, ये
हजारों किलोमीटर तक नुकसान पहुंचा देता है, इसको बोलते हैं सुनामी। आप गूगल करके देखना, वीडियो देखना सुनामी का कि किस प्रकार से सुनामी आती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि हो सकती है। अब देखिए एक तारीख दी गई है 26 दिसंबर 2024 के दिन हिंद महासागर के आसपास और भारत और अन्य 13 देश में प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे भी। यह सुनामी भूकंप कहाँ आया था? इंडोनेशिया में। भूकंप कहाँ आया था? इंडोनेशिया में। और प्रभावित कहाँ तक हुए थे? भारत जैसे इलाके भी प्रभावित हुए थे। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पर 36 द्वीपों से संबंधित उपखंड, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दे रखे है ना, आपके वहां पर तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र में भी से भीषण रूप से प्रभावित हुए। जान माल की अत्यधिक हानि हुई। जान और माल, जान मतलब मानव जिंदगियां भी, पशु पक्षी सबकी बहुत ज्यादा जीवन खत्म हुआ था, और माल मतलब आपकी जो संपत्ति है उसका हानि हुई थी। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है। उसने कहा कि कभी कभी आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाती है। हालांकि तट से पहुंचने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता, मतलब कि सुनामी आएगी। जैसे ये समुंदर है, देखिए आप, ये समुंदर है, यहाँ भूकंप आएगा तो यहाँ से ये चलेगा ना, किस प्रकार बाहर की तरफ स्थल, मान लो यहाँ लोग रहते हैं, तो कहता है कि सुनामी आने का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब सुनामी तट पर पहुंचेगी। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि लोगों को ये बताया जा सके कि आज सुनामी आने वाली है, तो क्या होगा कि लोग बच सकते हैं। तो सभी देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जानमाल की रक्षा करने के उपायों में सहायता मिल सकती है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन सुरक्षा के नियम अपना सकते हैं कि हम समुद्र के किनारों पर मत जाएं, ठीक है। वहां से अगर सुरक्षित स्थान पे निकल जाएं तो जान और माल की हानि कम हो सकती है यदि हमें पहले से मिल जाए। तो बहुत से लोग, बहुत से देश मिलकर इस बारे में काम कर रहे हैं। तो एक प्रणाली है हिंद महासागर में जो सुनामी है उसको पहले पता लगाने के लिए हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली, तो बहुत से देश इसमें सहयोग कर रहे हैं ताकि जो हिंद महासागर में सुनामी आए उसका पहले से पता चल जाए। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है भी। इसने कहा कि अगर देश में किसी प्रकार की जान और माल की हानि होती है तो सरकार ने एक प्रबंधन बना रखा कि उसमें जो सभी लोग होंगे उस टाइम लोग जब आपदा आएगी तो क्या करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, लोगों को बचाएंगे, उनके लिए भोजन वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार वो एक सरकार ने एक आप मान लीजिए की सभा बना रखी है, समिति बना रखी है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जब भी देश में कोई आपदा आती है या फिर कोई नुकसान होता है तो जो इससे संबंधित लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, तो वो बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं। जैसे आपकी पुलिस है, आपदा जब आती तो उनको भी वो गाइड करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सारे मिलके आपस में लोगों को बचाने का कार्य करते हैं। तो अगले अध्याय में हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि भूमि का कोई टुकड़ा, खंड क्या कहलाता है, भूखंड कहलाता है। और जब एक भूखंड, बहुत बड़ा भूखंड क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई। महासागरों के मानचित्र, जब हमने महासागर के मानचित्र देखे थे तो उसमें महाद्वीप भी दे रखे थे, लेकिन मैंने जानबूझ के सिर्फ आपको महासागर पढ़ाए थे ताकि महाद्वीप में आप कंफ्यूज न हो जाएं। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं, इसका उत्तर इतना सरल नहीं है क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण
निम्नलिखित है। ये कह रहा है कि महाद्वीप कितने हैं। ये कहा कि कितनी इतनी सरल नहीं है। कई इस उत्तर इसका 4 दे दे तो भी ठीक है, 5 दे दे तो भी ठीक है, 6 दे दे तो भी ठीक है, और 7 दे दें उत्तर इसका तो भी ठीक है। ये कैसे संभव है, आप कंफ्यूज होंगे, तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आपने 7 महाद्वीप पढ़े हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। आप याद रखिए कि महाद्वीप कितने हैं? 7। तो उनकी गिनती 7 को हम 4 कैसे बनाएं, 5 कैसे बनाएं या 6 कैसे बनाएं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 7 महाद्वीप के नाम लिख देता हूं एक बार कि कौन कौन से महाद्वीप है, और आप याद भी करना भी। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ऑस्ट्रेलिया और प्लस में अंटार्कटिका। नीचे जो है आपका अंटार्कटिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सबके नाम आपको ध्यान है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिने जाते हैं, परंतु देखा जाए तो एक ही भूखंड है, इन्हें एक ही ये कहता है कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यदि हम एक ही मान लें अमेरिका, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 गिनती कर दी। अब देखो यूरोप और एशिया को 2 महाद्वीप माना जाता है, लेकिन मानचित्र में जब आप मानचित्र देखेंगे ना, एशिया और यूरोप दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग जमीन के टुकड़े नहीं हैं, इसलिए इसको माना जाता है कि इनको भी हम एक महाद्वीप मान लें भी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ, इसलिए हम इसको अलग मानते हैं। एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू वगैरह में, तो ये पूछेगा कि जो यूरोप और, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे है ये मैप में, एक बार ये देखिए। जैसे ये आपका एशिया है और ये आपका यूरोप है, तो कहता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इनको एक ही महाद्वीप क्यों नहीं माना? क्योंकि महाद्वीप की परिभाषा तो ये है कि जमीन का बहुत बड़ा भाग, और ये दोनों मिलकर जमीन का बहुत बड़ा भाग बनाते हैं, तो इनको एक महाद्वीप क्यों नहीं माना? अगर हम स्थल की दृष्टि से देखें, परिभाषा के तौर पर देखें, तो ये दोनों एक महाद्वीप होने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जो एशिया और जो आपका यूरोप है, इन दोनों की जो संस्कृति है ना, वो बहुत ज्यादा अलग है। जो इनका विकास हुआ है वो बहुत ज्यादा अलग है। आप कैसे समझेंगे? आप खुद को अंग्रेजों को देखिए, वो कैसे रहते हैं और आप लोग कैसे रहते हैं। क्या आप दोनों एक हैं? क्या आप दोनों की संस्कृति एक जैसी है? नहीं है ना। तो इसलिए यूरोप वालों की संस्कृति अलग है और एशिया वालों की संस्कृति अलग है, इसलिए इनको 2 महाद्वीप माना गया है। लेकिन हम व्यवहारिक तर्क पर देखें तो ये एक महाद्वीप हो सकते थे। क्लियर है बात आपको? तो इसने कहा कि इन 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता, हालांकि भूगर्भ शास्त्री जो मतलब धरती के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, वो इनको एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसको बोलते हैं यूरेशिया। तो अगर हम इन दोनों को भी एक मान लिया, ये एशिया और अफ्रीका, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है, अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार इनकी गिनती 4 5 6 7 हो सकती है, लेकिन आप गिनती याद रखिए 7। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। अगर आपको 4 महाद्वीप बताने तो आप कौन से बताएंगे? ये वाले, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे कम में ये आ गए भी 1 2 3 4। तो इसमें आपका क्या क्या गायब हो गया? एशिया और यूरोप एक हो गए, ये 3 मिलके एक हो गए, और एक अमेरिका में कम हो गया। ठीक है, 2 इसमें कम हो गए ना, ये 3 थे, 2 हो गए, 2 1 यहां से, तो कितने बच गए? 4। 5 अगर महाद्वीपों की आपको बात करें तो अफ्रीका, अगर आपको कहे कि सातों के सातों इसमें ढूंढिए, तो इसमें कौन सा है?
3 तो इसमें हैं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, 2 इसमें हैं, 5, एक ये 6 और एक ये 7, हो गए ना 7। अब इसमें देखिए अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, कहाँ है? इसमें एक है, ये सही बात है। अमेरिका में 2 आएंगे, जब आपको 7 याद कर रखे ना, उन 7 की बात करते हैं। एक ये और 2 इसमें है, इसमें कौन से? यूरोप और एशिया, जो ऐसे इस प्रकार से आपको 5 बताता है। 6 में आपको दिख रहा है कि अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो 2 ये रहे, एक समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? आप 7 याद रखिए, आप यहां 7 गिन लीजिए कि सभी में 7 महाद्वीप है। किसी ने कहीं पे 2 महाद्वीपों को मिला के एक महाद्वीप बना दिया, आपको समझ में भी आ जाएगा कि किन महाद्वीपों को मिला सकते हैं। और 7 जो आपको याद रखने हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और यूरोप, दक्षिण अमेरिका और यूरोप, ये 7 आपको याद रखने हैं। और आपको बता रखा है कि व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया गया है। ये आपको जो आपके यूपीएससी वाले बच्चे हैं ना, जो स्टेट एग्जाम्स की और पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये चीजें जो पहले मैंने बताई थी कि 4 महाद्वीप कैसे, 5 कैसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कक्षा 6 के बच्चे हैं वो आप याद रखें 7 महाद्वीप पे होते हैं। क्लियर हुई बात आपको? ये आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक, ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं अभी, और ये 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर ये बाकी महाद्वीप कौन कौन सा इसमें नहीं है अभी, ठीक है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अभी। तो किस किस का है? अफ्रीका का है, अमेरिका का हो गया, एशिया का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, यूरोप का। 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मान लेते हैं, आप रंग पे मत जाइए कि इसका रंग लाल क्यों है, और ये अफ्रीका, और कौन सा रह गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? या फिर इसको अमेरिका मान लीजिए। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सॉरी एशिया, इसको एशिया ही कर देता हूं मैं, एशिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये अमेरिका। तो 2 महाद्वीप कौन से हैं जो जिनका छल्ला जो ओलंपिक झंडा है उसमें नहीं है? तो ये देखिए, जो दक्षिण अमेरिका और जो उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे 2 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता है, अकेला अमेरिका का जो रिंग है वो, और एक अंटार्कटिका जो आपका, जहाँ पे कोई मानव या देश नहीं रहता, उस महाद्वीप का छल्ला नहीं है, क्योंकि वहां से कोई खेलने नहीं आता ओलंपिक में। इसलिए ओलंपिक जो आपका ध्वज है उसमें 5 छल्ले होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि उसमें 5 छल्ले क्यों हैं, किस महाद्वीप का छल्ला नहीं है, उस महाद्वीप का छल्ला क्यों है। ये 5 छल्ले किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 5 महाद्वीपों को, मतलब पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां जहां से लोग खेलने आते हैं। अब पृष्ठ 36 पे आरेख को देखिए, 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित यह उनके वास्तविक आकार को नहीं, अपेक्षित सापेक्षिक आकार को दर्शाता है भी। तो ये देखिए आप भी, पहले तो इन सभी को देख लीजिए कि किसमें कितने कॉलम है भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसमें है आपका 21। आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। 18, 11, क्लियर हुई? 8, ये है महाद्वीप आपके। अब हम इनके आधार पे इनके साइज देखेंगे। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद कौन है? अफ्रीका। एशिया के बाद कौन? अफ्रीका। अगर हम याद करें
ए एशिया, एफ अफ्रीका, ए के बाद क्या एफ अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका भी, उत्तर अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपका अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार आप इनके साइज लिख लीजिए और साइज के अनुसार ही आप याद कीजिए महाद्वीप को। क्लियर हुई बात आपको ये। अब आपको द्वीप की बात करते हैं। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने द्वीप के बारे में पढ़ा था कि द्वीप क्या होते हैं। तो वे भाग हैं कि कुछ जो महाद्वीपों के भूखंड में शामिल नहीं है। जब आप मैप देखेंगे ना तो इस प्रकार से, जैसे ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, सॉरी यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये आपका दक्षिणी महाद्वीप हो गया। तो इनके अलावा भी कुछ टुकड़े बचते हैं भी जमीन के, इनके अलावा भी कुछ जमीन के टुकड़े बचते हैं। जैसे ये किसी महाद्वीप में नहीं है भी, महाद्वीप से अलग भूमि के टुकड़े ना, और ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो इनको बोलते द्वीप। जमीन का या फिर भूमि का वह भाग जो महाद्वीपों से अलग है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उनको बोलते द्वीप। क्लियर, आपको समझ में आई। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं, चारों ओर से जल से घिरे हुए भूखंड को क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे होते, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं भी। कितने द्वीप हैं, लाखों द्वीप हैं। महाद्वीप जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, और जबकि द्वीप क्या होता है, जमीन का छोटा टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। हाँ, महाद्वीप भी क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है, लेकिन वो जमीन का बहुत बड़ा भाग होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। अब सबसे बड़ा जो द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड है भी। कौन सा है, ग्रीनलैंड। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। मतलब जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो इतना बड़ा है, अगर आप भारत के सबसे बड़े 10 राज्य जोड़ देंगे ना तो ग्रीनलैंड जितना क्षेत्रफल होगा। भारत में 1300 से अधिक द्वीप है। इस मुख्य जो द्वीप हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां की जलवायु, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, वो देखिए जैसे ये पृथ्वी का मैप हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप यहां पर है। ठीक है, यहाँ जो जलवायु है वो क्या है, बहुत ज्यादा शीत व ठंडी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप 2.1 में जब आपको मैं सारे डायग्राम आपको दिखा दूंगा। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री नाम से पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। मतलब जो अंटार्कटिका है ना वहां पर, क्योंकि वहां पे क्या है, जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी है। जो आपका ये बताया मैंने, वैज्ञानिक बेस स्टेशन मतलब वैज्ञानिक वहां पर जांच के, वहां पे रहस्य के और अपनी जो जांच पड़ताल है, जो अपने अनुसंधान है, मतलब जो उन्हें वहां पे कुछ सीखना नहीं, जो जांच पड़ताल करनी है, जो वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने वहां पर कर सके। तो पहला लगा था 1983 में दक्षिणी गंगोत्री नाम से। ठीक है, बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। इससे सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिक लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए भी। वैज्ञानिकों ने यहाँ रहने के लिए आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ एक डाकघर भी है। अब महासागर और जीवन भी, महासागर और जीवन किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्य आवश्यक भाग है, भले ही हम ध्यान न दें, बहुत ज्यादा ये जरूरी है भी। भले ही हम ध्यान न दें पर ये हमारे अधिकांश जीवन के पक्षों को प्रभावित करते हैं भी। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीप पर वर्षा होती है, महासागर से पानी उठता है, भाप जाता है, बादल बनती है, फिर स्थल पे मतलब महाद्वीप पे वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है। जल चक्र मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में जब आगे आएगा तब, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरणार्थ महासागरों के
विज्ञान विषय भी हमने स्टार्ट कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और 6th क्लास के बच्चे ट्यूशन फ्री एक मुहिम है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां से महासागर अगर नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होंगी, तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। और यह भी ज्ञातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। ये कहता है ना पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पौधे में वे पौधे भी आते हैं जो महासागरों के अंदर हैं, उनके तलों में गहराई में है, और आधी से ज्यादा ऑक्सीजन वे पौधे ही उत्पन्न करते हैं जो महासागर की गहराइयों में है। इसलिए उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। जो उसका वनस्पति जगत है ना महासागर का, उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि वही ऑक्सीजन देते हैं। जैसे शरीर को हमारे फेफड़े ऑक्सीजन जो शरीर का जो हार्ट होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेती है। उसी प्रकार पृथ्वी कहाँ से ऑक्सीजन लेती है? जो महासागर का वनस्पति जगत है ना, तो वहां से ज्यादातर ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए वनस्पति जगत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल में एक जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों को सैन्य अभियान संचालित करने, भोजन हेतु मछली पकड़ने। अब देखिए और किस प्रकार से जो महासागर है वो मानव जाति को प्रभावित करते हैं, मतलब मानव को प्रभावित करते हैं। बात आ रही है आपको समझ में? अनेक प्रकार से मानव को प्रभावित करते। आरंभिक काल से देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार के लिए, कि जहाज वगैरह या फिर तैर के लकड़ी के गट्ठे पे बिछा के, जैसे भी पुराने तरीके अपनाते थे भी। सैनिक अभियान संचालित करने भी, नेवी के लिए। भोजन मछली पकड़ने के लिए महासागरों से में जाते हैं, सागरों की यात्रा की है। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया। इसने कहा कि जैसे ये महासागर है और ये इसका तटीय क्षेत्र, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना इसके तटों पर, उनकी जो संस्कृति है उनको भी बहुत कुछ दिया है। उनका पहनावे से रिलेटेड, उनसे खाने से रिलेटेड, उनकी भाषा, मतलब बहुत सारी चीजें संस्कृति में महासागर की बदौलत है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, क्योंकि महासागर उनके पास है ना, तो उनकी जो संस्कृति में क्या आती है? संस्कृति में आपकी कहानियां भी आएंगी, ठीक है, आपके साहित्य भी आएंगे। तो जब उसके जो तटीय प्रदेशों में रहते हैं उनकी कहानियों में देखना आप कि समुद्र जो देवता है या फिर समुद्र से रिलेटेड कितनी बातें होती हैं। तो समुद्री देवताओं से रिलेटेड, देवियों से, दैत्यों से, समुद्र के खजानों से, महासागरों के खतरों, उनके आशीर्वाद की बातें मिलती है। जो तटीय प्रदेश में जो लोग रहते हैं ना, उनकी जब आप कहानियां पढ़ेंगे, वहाँ समुद्र के देवता, समुद्र के राक्षस, समुद्र का खजाना, इस प्रकार से जो उनका कला साहित्य है, मतलब साहित्य है, उसमें बहुत ज्यादा महासागर का योगदान है। तो राष्ट्र ने 8 जो महासागर की भूमिका को हमें ध्यान में भूलना नहीं है। ये नहीं समझना है कि इसका जल खारा है तो ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। तो इसकी उपयोगिता को याद रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आपको याद रखना है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत है, हमें भोजन भी मिलता है और औषधि वहां से बहुत मिलती है। जैव मंडल के महत्वपूर्ण भाग में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन यह पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधि ने महासागर को प्रदूषित किया है। कि मानव की जो गतिविधियां ना, जैसे फैक्ट्रियां लगाना और कुछ करना, तो नदियां समुद्र में मिल रही है। तो मानव की जो गतिविधि जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे समुद्र को भी वो प्रदूषित करता जा रहा है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन, एक टन में होता है 10 क्विंटल, और लाखों में मतलब करोड़ों क्विंटल प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते, जो समुद्री जीव जंतुओं को जीवन में संकट में डालता। देखिए ये समुद्र है और ये बीच में कोई जीव है, तो हमने यहाँ पे एक नदी के माध्यम से कचरा क्या पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। अगर ये कचरा यहाँ पहुंचा तो इस जीव के पास ही पहुंचेगा, तो इस जीव का जो चाहे यहाँ कोई पेड़ हो चाहे पौधा हो उसको नुकसान पहुंचेगा। प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा, मतलब जो समुद्री पर्यावरण है, अंदर जो समुद्री जीव है, पेड़ पौधे, उन पर खतरा मंडरा रहा है।
समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण है। हम सभी का सामूहिक दायित्व, मतलब सबका इकट्ठा एक दायित्व है कि हम महासागरों, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए, हमारे और पृथ्वी के भविष्य के लिए महासागरों की रक्षा करें। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था दोस्तों, जो आज समाप्त होता है। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आपका फिर भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक सब्सक्राइबर और मिल जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तब बड़ी मुश्किल होगी। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, किसी अगले अध्याय में किसी और टॉपिक के साथ, क्या अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।